मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि वीवो के फोन के बारे में मैं कुछ ऐसा कहूंगा, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले एक वीवो T4R नाम का फोन रिलीज हुआ है। एंड ये फोन मैं सच बताऊं तो कह सकता हूं कि 20,000 के नीचे वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट वेल डिजाइंड फोन इसको मैं बोल सकता हूं, क्योंकि इस फोन के अंदर एक बहुत अच्छा डिजाइन देखने को मिलता है जो कि वीवो की वी सीरीज से लिया गया, जो कि थोड़ी महंगी सीरीज होती है एंड उससे डिजाइन लेना थोड़ी अच्छी बात है। इसके अंदर बैटरी की बात करी जाए तो बैटरी सॉलिड स्टेट बैटरी देखने को मिलती है एंड वन ऑफ द स्लिमेस्ट सॉलिड स्टेट बैटरी वाला फोन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से थोड़ी स्लिमनेस और जो हैंड की ग्रिप होती है वो और ज्यादा बेटर हो जाती है। बॉक्स के अंदर भी मोस्टली सारी चीजें फोन के अंदर देखने को मिल जाती हैं एंड कुछ एक्स्ट्रा चीजों की बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से डेफिनेटली ये फोन के फोटोज बहुत ज्यादा बेटर हो जाते हैं। और इन सब चीजों की बात हम डिटेल्स में करेंगे, लेकिन सबसे पहले वीवो T4R के डिजाइन की बात करी जाए तो वीवो का भी एक कुछ टाइम पहले फोन आया था वीवो V50, जो कि मेरे को पर्सनली सच बताऊं फोन पसंद आया था, लेकिन 37,000 के ऊपर थोड़ा मेरे को ओवर एक्सपेंसिव लगा। लेकिन वही चीज जहां बात करी जाए वीवो T4R के अंदर सेम डिजाइन लैंग्वेज फॉलो किया गया है एंड उसकी वजह से फोन का डिजाइन डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वीवो का ये सिग्नेचर डिजाइन है, दूर से देख के पता चल सकता है कि ये वीवो का ही फोन है, लेकिन ये डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वीवो T4R है या फिर वीवो V50e है। तो आई होप कि आपको आइडिया लग पा रहा होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। कुछ और भी चीजों की बात करें तो वीवो जनरली हमें ऐसी चीजें बहुत कम ही ऑफर करता है, जैसे कि इस फोन के अंदर हमें IP68 प्लस IP69 का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि वीवो की तरफ से जनरली हमें कम ही देखने को मिलता है। मोटोरोला के फोन में तो बहुत ज्यादा नॉर्मल है, लेकिन वीवो के साथ ऐसा नहीं देखने को मिलता। एंड साथ में ये फोन मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ भी आता है, जो कि यूएस मिलिट्री से दी गई है। इसका मतलब ये है कि फोन शॉक प्रूफ हो जाता है, थोड़ी बहुत और चीजें ऐसी कुछ देखने को मिलती है, मतलब फोन गिरने विरने से फोन के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड साथ में फ्रंट में अगर डिस्प्ले की प्रोडक्शन की बात करूं तो वहां भी हमें डायमंड शील्ड की प्रोडक्शन देखने को मिल जाती है, लेकिन फिर भी आप इस फोन के ऊपर गार्ड लगा के रखना। लेकिन यही चीज थोड़ी एक मुश्किल वाली जो कि इस फोन के अंदर है, वो है कि इस फोन के गार्ड थोड़े मुश्किल से मिलेंगे, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें 6.67 इंचेस की क्वाड कर्व एमोलेड पैनल देखने को मिलने वाला है एंड इसकी वजह से अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी हमें डिस्प्ले के अंदर ही देखने को मिलेगा। एंड ऑब्वियसली ये ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाला, तो इसकी वजह से नॉर्मल जो ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड देखने को मिलती है वही देखने को मिलने वाली है। एंड बाकी डिस्प्ले की मीडिया कंजप्शन की बात करी जाए तो इस चीज में डेफिनेटली इस बार वीवो ने कोई भी कमी नहीं करी। एंड जब घर से बाहर फोन लेके जाओगे तो उसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि फोन का जो HPM है वो 1400 निट्स का है, जो कि मेरे को लगता है कि मोर देन इनफ है। एंड साथ में अगर पीक ब्राइटनेस की बात करी जाए तो 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, लेकिन नॉर्मल भी आप जब भी आउटडोर में देखोगे तो 1400 निट्स जो कि HBM देखने को मिलता है वो भी मोर देन इनफ हो जाता है। एंड सबसे मजे की बात जो कि डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलती है वो है HDR10 का सपोर्ट, लाइक प्रॉपर HDR10 का सपोर्ट हमें इस डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि YouTube में तो आप HDR प्ले कर ही सकते हो, साथ में Netflix के साथ भी HDR प्ले कर सकते हो, क्योंकि ये चीजें जनरली मोटोरोला के फोन्स में कट कर दी जाती हैं, तो वो चीज हमें एटलीस्ट इस चीज के अंदर कटौती नहीं देखने को मिलती। अगर आप Netflix के ऊपर HDR प्ले करते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, तो उसकी वजह से स्मूथ तो है ही। अब अगर मीडिया कंजप्शन की बात हो ही रही है तो स्पीकर्स की भी बात करते हैं। अगर आपको याद हो वीवो T4 में इन्होंने कटौती कर दी थी, वहां पे सिर्फ एक सिंगल स्पीकर दिया था, जो कि अगर कोई यूजर डुअल स्टोरेज स्पीकर से शिफ्ट हो रहा है तो उसके लिए डेफिनेटली एक हेडेक वाली बात रहती है एंड उतना मजा नहीं आता सिंगल स्पीकर में। लेकिन इस फोन के अंदर हमें प्रॉपर डुअल स्टोरेज स्पीकर देखने को मिलते हैं एंड अच्छी साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है। वीवो के अगर फोन के स्पीकर आपने यूज करें इस प्राइस के आसपास तो आपको पता होगा कि रिचनेस तो उतनी नहीं देखने को मिलती, लेकिन हाँ लाउडनेस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अब अगर बैटरी की बात करी जाए तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि फोन के अंदर 5500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, साथ में 44 वॉट्स का इनबॉक्स चार्जर देखने को मिलता है, तो मतलब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। एंड फोन के साथ चार्जर आता है तो डेफिनेटली एक अच्छी बात है। अब ये सारी छोटी छोटी चीजों की तो बात हो चुकी है, तो अब एक बड़ी चीज की बात करते हैं विच इज परफॉर्मेंस। एंड परफॉर्मेंस इस फोन की कैसे होने वाली है उसका आइडिया आपको मैं अभी 2 मिनट में लगवा देता हूँ। प्रोसेसर की बात करूँ तो इस फोन के अंदर में Dimensity 7400 देखने को मिलता है, जो कि इस प्राइस पर बहुत ज्यादा नॉर्मल है एंड बहुत सारे कंपटीशन वाले फोन के अंदर भी देखने को मिल जाता है। एंड एंटूटू स्कोर की बात करें तो अराउंड 7 कभी 7 लाख या फिर 6.5 लाख के आसपास ये स्कोर करता है, तो 7 लाख इसका मैक्स स्कोर मान लो। लेकिन फ्लिपकार्ट पे इन्होंने जो एडवर्टाइज कर रखा है वो 7.5 लाख कर रखा है, जो कि मेरी टेस्टिंग में या फिर मैंने किसी की भी टेस्टिंग में देखे तो रियल लाइफ बेंचमार्क्स में कभी भी इतना स्कोर नहीं आता 7400 का। ये जनरली 6.5 लाख या फिर 7 लाख के आसपास ही देखने को मिलते हैं, तो उससे ज्यादा की उम्मीद वैसे भी नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज ये अच्छी है कि अगर BGMI खेलने का शौक रखते हो तो आराम से 60 FPS का सपोर्ट हमें देखने को मिल जाता है एंड स्मूथ के ऊपर 60 FPS इजीली खिला सकता है। साथ में परफॉर्मेंस की स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो प्रोसेसर बहुत ज्यादा स्टेबल है एंड इस ग्राफ से क्लियरली पता चल जाता है कि परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा स्टेबल देखने को मिल जाती है। एंड गेमिंग में अगर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करिए तो बाईपास चार्जिंग का भी ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, मतलब डायरेक्ट फोन चार्ज से कनेक्ट करो एंड बैटरी पर कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। रैम और स्टोरेज टाइप की बात करिए तो LPDDR4X रैम देखने को मिलती है, जो कि मेरे को लगता है कि इससे फास्ट हो सकती थी, LPDDR5X हो सकती थी। एंड साथ में अगर स्टोरेज टाइप की बात करिए तो UFS 2.2 देखने को मिलती है, जो कि इस प्राइस पर कंप्लीटली नॉर्मल है। एंड कुछ फोन्स के अंदर वैसे तो हमें 3.1 देखने को मिल जाती है, लेकिन ऑब्वियसली उनमें और फीचर्स की कटौती
बढ़ोतरी हो जाती है। तो आई थिंक यूएफएस 2.2 एक वैलिड डिसीजन हो सकता है। एंड अब अगर सॉफ्टवेयर की बात करूं तो जैसे कि आपको पता होगा एक FunTouchOS 15 देखने को मिलता है, साथ में एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। एंड जब FunTouchOS देखने को मिलता है तो डेफिनेटली ब्लोटवेयर्स भी देखने को मिलेंगे ही, एंड वो इस फोन के अंदर कंसिस्टेंटली दी गए हैं। अराउंड 12 से 13 ब्लोटवेयर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, हॉट एप्स हॉट गेम्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब चीजें आपको फोन लेने के बाद खुद से मैनुअली डिसेबल करनी पड़ेंगे। साथ में एआई फीचर्स की बात करी जाए तो वीवो के FunTouchOS में जितने भी एआई फीचर्स अवेलेबल हैं, जितने भी एआई फीचर्स लाइक एआई समरी की बात करी जाए या फिर बैकग्राउंड इरेजर की बात करी जाए या फिर लोगों को हटाना हो या फ्रेम में लाना हो, ये सब चीजें भी आप कर सकते हो। एंड ये चीजें अच्छे से काम करती हैं वीवो के FunTouchOS के अंदर। एंड अब बात करते हैं मेन चीज की जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस फोन को लेना का कंसिडर कर रहे होंगे, विच इज कैमरा। तो इस फोन के अंदर हमें प्राइमरी एक ही कैमरा अच्छा देखने को मिलता है, एंड दूसरा थोड़ा बहुत गिमिक मान लो, एंड उसकी जगह पे एक अल्ट्रा वाइड होता तो शायद बेटर सेंस बनाता। एंड इस फोन के अंदर मेरे को लगता है कि सबसे बड़ी कमी यही है कि वो बोके कैमरा की जगह पे एटलीस्ट एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया जा सकता था। एंड अगर प्राइमरी सेंसर की बात करिए तो सोनी का 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX882 सेंसर देखने को मिलता है, जो कि इस प्राइस पर कंप्लीटली नॉर्मल है। एंड इसी का रीनेम्ड वर्जन जो LYD 700 है उसको माना जाता है। एंड इस सेंसर की परफॉर्मेंस दूसरे फोन में बहुत ज्यादा अच्छी देखी गई है। एंड इस फोन में भी बात करी जाए तो अच्छे फोटोज देखने को मिलते हैं। लाइक अगर ये कुछ कैमरा सैंपल्स की बात करी जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली ये अच्छे देखने को मिलते हैं। नॉर्मल अगर डे टाइम के फोटोज की बात करिए तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। एंड रात में भी लो लाइट परफॉर्मेंस कैमरे की अच्छी देखने को मिल जाती है। अब अल्ट्रा वाइड सेंसर तो नहीं देखने को मिलता, तो अल्ट्रा वाइड के कुछ शॉट्स की बात कर नहीं सकते, लेकिन आप पोर्ट्रेट फोटोज की बात करिए तो कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं। एंड आई थिंक मोर देन यूजेबल है। एंड मैं पर्सनली इनको सोशल मीडिया रेडी फोटोज बोलूंगा, क्योंकि थोड़े बहुत वाइब्रेंट कलर्स देखने को मिलते हैं एंड आंखों से आई प्लीजिंग कलर्स देखने को मिलते हैं। एंड वीवो की कलर साइंस मोस्टली लोगों को अच्छी लगती है, तो डेफिनेटली मेरे को नहीं लगता कि आपको फोटोज से रिलेटेड कोई भी शिकायत होने वाली है। एंड अगर वीडियोस की बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों से ही 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि इस प्राइस पर जनरली दूसरे फोन के अंदर देखने को नहीं मिलता। लेकिन Dimensity 7400 इतना कैपेबल प्रोसेसर है कि उसकी वजह से ये कैपेबिलिटीज हमें इस फोन के अंदर देखने को मिल पाई है। अब अगर कंफ्यूजन क्लियर करूं तो Motorola G86 पावर भी हमें सेम प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाता है, एंड वो Motorola की तरफ से देखने को मिलता है। तो हाँ, डेफिनेटली थोड़ा बहुत क्लीन UI देखने को मिलता है कंपेरेटिवली वीवो, लेकिन उसके अंदर हमें AI फीचर्स थोड़े कम देखने को मिलते हैं। साथ में अगर बात करी जाए तो उसमें बैटरी बड़ी देखने को मिलती है, तो जिन लोगों को भी बैटरी का ज्यादा काम है तो वो इस फोन को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा कैमरा चाहते हो अराउंड 19,000 के प्राइस पे, तो डेफिनेटली Vivo T4R एक बहुत अच्छी डील हो सकती है, क्योंकि इस फोन के अंदर डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट देखने को मिल जाता है, कैमरा वन ऑफ द बेस्ट देखने को मिल जाता है, और परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो यही सेम प्रोसेसर हमें G86 पावर के अंदर भी देखने को मिलता है, लेकिन ट्यूनिंग यहाँ पर थोड़ी बेटर करी गई है FunTouchOS के साथ, तो वो चीज भी हमें देखने को मिल जाती है। एंड साथ में अगर आफ्टर सेल सर्विस की बात करूं तो Vivo की वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है, तो आई थिंक इससे रिलेटेड भी आपको कोई भी कमी फील नहीं होनी चाहिए। तो Vivo T4R मेरी तरफ से कंप्लीटली रिकमेंडेड है।